हेलो दोस्तों। हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, एंशियंट हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम एवं जनरल कंपटीशन, जनरल में जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग, BSSC इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है, या फिर अन्य स्टेट में भी टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें कि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा दोस्तों। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन करना है, प्राचीन भारत का। ठीक है, मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो किसने किए थे? स्टेटो सेकंड ने किए थे, स्टेटो द्वितीय ने। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो सेकंड ने किए थे। ए आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद जो थे, इन तीनों के बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत के समकालीन नहीं थे। ठीक है, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत समकालीन थे, लेकिन मिलिंद नहीं थे, उसके समकालीन नहीं थे। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महता का वास्तविक संस्थापक था। वह हर्यक कुल से संबंधित था बिंबिसार। ठीक है, प्रसेनजीत प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। वह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। प्रसेनजीत गौतम बुद्ध 563 से 482 ईस्वी पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 150 से 130 ईस्वा पूर्व था। ठीक है, मिलिंद का जो समय था वो क्या था? 155 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका समकालिक नहीं था, समसामयिक नहीं था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ये आंसर हो जाएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। ये आंसर हो जाएगा। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये आप लोग को पता है कौन थे वो? रुद्रदामन प्रथम थे, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बेगार के करवाया था। डी आंसर हो जाएगा। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध तथा कोंकण पर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 110 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी। ठीक है, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। ठीक है, सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी, लेकिन जो शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, इसका बिना बेगार के ही जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? तो कुषाणों ने जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? तो कुषाणों ने जारी किया था। बी आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। ठीक है, कुषाण शासकों ने स्वर्ण तथा ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो कुषाणों ने है नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने चलाए थे। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों को नियमित रूप से प्रचलित करने का कुषाणों को जाता है स्वर्ण सिक्का चलाने का। लेकिन स्टार्ट किसने किया था उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन? इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो बुद्ध का कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। बी आंसर हो जाएगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर अंकन हुआ है। बी आंसर हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वीम कटफिशस को दिया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वीम कटफिशस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो वीम कटफिशस को। बी आंसर होगा। भारत में यद्यपि स्वर्ण सिक्के को सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने प्रचलित कराया था, तथापि कुषाण शासकों में वीम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, बी सही। यद्यपि स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने प्रचलित कराया था, तथापि कुषाण शासकों में वीम कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो किसने? वीम कटफिशस ने किया था। ठीक है, कुषाण शासक वीम कटफिशस ने। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो वीम कटफिशस ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। कुषाण वंशीय वीम कटफिशस, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। उसकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी, जबकि कुजूल कटफिशस ने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। कुजूल कटफिशस ने किसकी? तो तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। और वीम कटफिशस स्वर्ण के सिक्के प्रचलित नियमित रूप से किया था। ठीक है, कुषाण वंशीय शासक था वीम कटफिशस। नेक्स्ट देखते हैं, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है?
तो कार्तिकेय का अंकन मिलता है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। डी आंसर हो जाएगा। यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्व पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। बी आंसर हो जाएगा। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। एडी मतलब ईस्वी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। 78 एडी, 78 ईस्वी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 ईस्वी में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। जो कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था, उसी को शक संवत का प्रारंभ माना जाता है कि 78 ईस्वी से ही शक संवत का आरंभ माना जाता है। ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 78 ईस्वी आती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, शक संवत चलाने कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, विक्रम संवत कितना होता है? तो 57 ईसा पूर्व है। ठीक है, और शक संवत कितना? तो 78 ईस्वी का है। तो माइनस ये ईसा पूर्व और ये 78, तो दोनों जोड़ देंगे तो 8 7 15 के 5 हाथ में 1 7 5 12 1 13 135 वर्ष हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विक्रम संवत कब का? 57 ईस्वी पूर्व का, और शक संवत 78 ईस्वी का। 135 ईस्वी का अंतर आता है दोनों के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित एक 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च के अनुरूप है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पांचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है। ठीक है, एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीपी वर्ष में 21 मार्च को होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछे जाते हैं। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, कृत संवत अथवा मालव संवत।
57 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है विक्रम संवत का टाइम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो कब होगा? 1931 होगा। ठीक है, 1931। ठीक है, 2009 में 78 घटा देंगे, 78 से माना जाता है संवत स्टार्ट हुआ है, तो 78 घटा देंगे तो 1931 आ जाएगा। ठीक है, शक संवत 2009 में शक संवत का वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समकालीन कौन कौन था? तो एक और दूसरा अश्वघोष और वसुमित्र था। ठीक है, कनिष्क का समकालीन अश्वघोष और वसुमित्र था। तो सी आंसर हो जाएगा, एक और दूसरा। कनिष्क का समकालीन देखिए, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौंदरानंद, बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। वसुमित्र जो थे चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति, उसकी अध्यक्षता किसने? वसुमित्र ने की थी। और अश्वघोष जो था उस समय उपाध्यक्ष रहे थे। तो ये तीनों समकालीन हो गए। कनिष्क के समकालीन कौन? वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, क्योंकि चतुर्थ संगीति के समय ये अध्यक्ष थे वसुमित्र, और अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। और कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंवन 12वीं शताब्दी के थे। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर सी होगा, मतलब 1 और 2 अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। ध्यान रखेंगे। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था। ठीक है, वसुमित्र, अश्वघोष और कनिष्क समकालीन थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? तो वो पंतजलि तो जो था कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था। अश्वघोष था, चरक और नागार्जुन थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पंतजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पंतजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो वो था विशाखदत्त। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। अश्वघोष, वसुमित्र और पार्श्व गए थे, लेकिन विशाखदत्त नहीं गया था। निम्नलिखित नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला में किसने? तो
वाग्भट और चरक ने शिक्षा प्राप्त की थी। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की? तो वाग्भट और चरक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? तो सुंग वंश के बाद कौन सा शासन आया था? तो कण्व वंश का शासन आया था। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश का राज आया था। सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। सुंगों के समान यह भी ब्राह्मणीय वंश था। ठीक है, सुंग के समान भी ये भी जो कण्व वंश था ये ब्राह्मण वंश ही था। ठीक है, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। उसके जो अमात्य था वासुदेव, उसने षड्यंत्र द्वारा उसको मार डाला देवभूति को, और कण्व वंश का नींव डाला था। सुंग के बाद कौन आया? कण्व आया। ठीक है, स्पष्ट हो गया, ध्यान रखेंगे। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। कौन किसके बाद आया वंश, इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का। ए आंसर हो जाएगा। मौर्यों के बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, कण्व के बाद कौन आ गया? कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आ गया। ठीक है, कण्व वंश का जो अंतिम शासक सुशर्मा था उसका वध कर दिया गया किसके द्वारा? सिंधुक, सिमुक या सिप्रक द्वारा। ये तीनों एक ही का नाम है। सिंधुक, सिमुक या सिप्रक के द्वारा किसका? जो कण्व वंश का राजा था सुशर्मा का वध करके और सातवाहन वंश स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, सुंग के बाद कण्व, कण्व के बाद कौन सा शासन आया? तो सातवाहनों का शासन आया। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन का संस्थापक था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। डी आंसर हो जाएगा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाऊ ने। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश की सीमाएं। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कब? तो कुषाण काल से ही आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण गांधार कला शैली कुषाणों की है।
ठीक है, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कुषाण में गांधार कला शैली आई थी, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गांधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान किया गया। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। ठीक है, गांधार कला जो थी यूनानी कला से प्रभावित थी, अन्य युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, कुषाण जो है गांधार कला शैली इसके टाइम में आया। नेक्स्ट देखते हैं, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कुषाणों के समय में गांधार कला शैली फली फूली थी। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किसके समय में? कुषाणों के समय में गांधार कला शैली फली फूली। ध्यान रखेंगे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, किसके लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनाई गई गुप्त ये बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया था। ठीक है, जो तालिबान शासन था उसने बुद्ध प्रतिमाओं को अफगानिस्तान में जो बामियान पहाड़ियों को काट कर बनवाया गया था उसको नष्ट करवा दिया गया था। किसके द्वारा? तालिबान शासन के द्वारा। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? तो गांधार शैली कहते हैं। जो कला शैली भारतीय और यूनानी मतलब ग्रीक के आकृति का सम्मिश्रण है, मतलब यूनानी और भारतीयों का जो सम्मिश्रण से बना गांधार क्या है, उसे क्या कहते हैं? गांधार शैली कहते हैं। जो भारतीय और यूनानी के मिश्रण से बना है, गांधार शैली। सी आंसर हो जाएगा। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली की प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। ठीक है, गांधार शैली के संरक्षक कौन थे? शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो किसका? भारतीय और यूनानी कला का। डी आंसर हो जाएगा। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, मतलब मिश्रण है, किसका? तो भारतीय और यूनानी कला शैली का। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो किसमें? गांधार मूर्ति कला में। निम्नलिखित डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो गांधार मूर्ति कला में। डी आंसर हो जाएगा। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिष्ट का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो प्राचीन काल में भारत पर जो आक्रमण का क्रम है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले कौन है? यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण है। ठीक है, सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। ए आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण है। ए आंसर हो जाएगा। काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। काल अनुक्रम काफ़ी बार पूछे जाते रहते हैं। भारत में बाह्य आक्रमणों के कालों का सही कालानुक्रम इस निम्न प्रकार है। यूनानी 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान, उसके शक सीथियन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ठीक है, उसके बाद कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में। ठीक है,
यूनानी जो था 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान आया था। उसके बाद शक सीथियन आए प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में, और उसके बाद आया कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, ध्यान आ गया। पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? डेरियस प्रथम था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस प्रथम। सी आंसर हो जाएगा। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईस्वी पूर्व ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, सातवाहन और पल्लव। तो इनमें सबसे पुराना मतलब सबसे पहले इसमें कौन आया? तो सातवाहन सबसे पहले इनमें है और बाकी बाद का है। चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव बाद के हैं। तो इन राजवंशों में सबसे पुराना सातवाहन है। डी आंसर हो जाएगा। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन है। इस वंश के संस्थापक सिमुक ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम सदी के द्वितीयार्ध में शासन किया और उसका शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, सिमुक का शासनकाल 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सातवाहन वंश का जो संस्थापक सिमुक था उसका। नेक्स्ट देखते हैं आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ? तो अमरावती में थी सातवाहनों की राजधानी। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी तो अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने 60 ईस्वी पूर्व में कन्न वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी, लेकिन पुराणों में इसका राजवंश को आंध्र वृत्त जाती है। उनकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? अमरावती मानी जाती है। ठीक है, सातवाहनों की आरंभिक राजधानी अमरावती और ऐसे वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। प्रतिष्ठान या पैठन सातवाहनों की राजधानी थी। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कथन और कारण का प्रश्न है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण जो थे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है।
उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ऐसा नहीं है, उच्च कोटि की नहीं थी, नौसेना तो थी लेकिन उच्च कोटि की नहीं थी। ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो सी आंसर होगा, ए सही परंतु आर गलत। ठीक है। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिका मेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जल मार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा है राजा खारवेल का नाम। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो हाथी गुम्फा लेक से जुड़ा है। सी आंसर हो जाएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल के चेदी वंशीय शासक था खारवेल, या इसको महामेघवाहन वंश भी बोला जाता है। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश, ये भी पूछा जाता है। चेदी वंश या महामेघवाहन वंश कौन? तो खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, ध्यान रखेंगे इस चीज को। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो कौन था? खारवेल जो था जैन धर्म का संरक्षक था। आपको पता है कि खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो खारवेल जो था चेदी वंश से संबंधित था। ठीक है, चेदी वंश, ये आंसर हो जाएगा। काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो थे खारवेल। ठीक है, जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो जस्टिनियन का सर्वाधिक योगदान विधि के क्षेत्र में था। ठीक है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि के क्षेत्र में था। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली है। ठीक है, जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इस तरह के उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।